Hello everyone, welcome again to online session of Monologue classes. I'm Dr. Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu News Analysis. Today is 8th August 2024. So now we come to the important news of today's newspaper, and the first news is an extra 100 gram crashes Vinesh Olympic dream. तो देखिए, जो हमारे देश की विनेश फोगट हैं, उनका ये थर्ड ओलंपिक कैंपेन था, लेकिन ये इसमें थोड़ा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। उसका रीजन ये रहा कि उनका जो 100 ग्राम वेट था वो ओवर हो गया। तो ये जो रेसलिंग थी, इसमें 50 किलोग्राम उनका वेट होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उनका वेट 100 ग्राम ज्यादा हो गया एज पर द रिक्वायरमेंट, तो उनको इससे डिस्क्वालीफाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है, she defeated Japan's world and Olympic champion Yui Sasaki to reach the women's final। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आप लोगों से बन सकता है कि उन्होंने किसको हराया था फाइनल में पहुंचने के लिए। तो ये नाम है यूई सुसाकी, जापान की है, एंड शी वाज आल्सो प्रीवियसली चैंपियन। सेकंड हम पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट, विनेश इज 2-time वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इन द 53 कैटेगरी। तो ये दूसरी इंफॉर्मेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने दो बार जो है वो वर्ल्ड चैंपियन रही हैं और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और ये जो उनकी कुश्ती हुई या रेसलिंग जो हुई, इट वाज इन 53 किलोग्राम कैटेगरी में। अब आगे क्या हुआ, हमारे जो है WFI एंड IOA दोनों ने इसके रिगार्डिंग एग्जेम्पशन सीख करी वर्ल्ड रेसलिंग बॉडी से, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिली। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये 100 ग्राम जो है इसको किसी तरह से एग्जेम्प्ट किया जा सकता है किसी रूल के अनुसार या नहीं, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिली। और रिसेंटली न्यूज अब ये आ रही है कि उन्होंने संन्यास ले लिया है इससे, रेसलिंग से। ठीक है, नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज, एंड द नेक्स्ट न्यूज इज यूनुस टू टेक ओथ टुडे, BNP कॉल फॉर अर्जेंट पोल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में आजकल काफी प्रॉब्लम चल रही हैं, और जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है एंड शी हैज टेकन शेल्टर इन इंडिया। ठीक है, अब बांग्लादेश में इसका जो पहले रीजन ये था, इस हिंसा का रीजन ये था कि वहां पर जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको कुछ रिजर्वेशन ज्यादा मिलता था, लेकिन अब इसके कुछ और कारण रहे होंगे जिसकी वजह से ये इतनी ज्यादा हिंसा हुई है। और इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये हुआ है कि जो बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी हसीना, ये जो है शेख हसीना जी, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है और भारत में शरण लिया। अब उनकी जगह कौन लेगा, तो उनकी जगह लेंगे नोबेल ल्यूरेट मोहम्मद यूनुस टू हेड एन इंटरिम गवर्नमेंट इन बांग्लादेश। तो ये जो इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है मोहम्मद यूनुस को, और ये अब दुबई से बांग्लादेश आएंगे और ये एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे। यानी कि जब तक एक परमानेंट गवर्नमेंट बनेगी, जब तक एक इंटरिम गवर्नमेंट मींस फॉर द टाइम बीइंग गवर्नमेंट जो है बनेगी, और उसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मिस्टर मोहम्मद यूनुस होंगे। He congratulated the student and people for their support in achieving the second victory day। अब यहाँ पर देखिए, मोहम्मद यूनुस का मानना ये है कि अब उनको ये सेकंड विक्ट्री डे माना जाता है, यानी कि शेख हसीना का जाना को जो बांग्लादेश है वो एज ए सेकंड विक्ट्री डे के रूप में देख रहा है। अब बेसिकली जनरली होता क्या है कि वहां पर जो मेनली दो पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी है खालिदा जिया की और दूसरी है शेख हसीना की। तो इन दोनों में, जैसे कि हर देश की पॉलिटिकल पार्टी में कुछ राइवलरी होती है, इस तरह की राइवलरी वहां पर हो रही है। तो अब शेख हसीना ने रेजिग्नेशन दिया है, तो उसको कुछ लोग जो है, जो खालिदा जिया है, वो मान रही है कि उनका जो टाइम था वो अच्छा नहीं था। ये सब पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं किसी भी देश के लिए। ठीक है, तो अब वो मानती हैं कि उनका जो रीन था, उनका जो शासन था मीन शेख हसीना का, वो अच्छा नहीं था, बुरा था, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, और अब देश को एक नई आजादी मिली है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि एक तो मोहम्मद यूनुस उसके इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और दूसरा पॉइंट ये है कि वो नोबेल ल्यूरेट है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट ये है कि इसमें उसको उन्होंने, इस घटना को उन्होंने सेकंड विक्ट्री डे माना है। ठीक है, नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज, बिल रिमूव्स पावर ऑफ वक्फ बोर्ड, नॉन मुस्लिम एंड वोमेन ऑन बोर्ड। देखिए, जो ये वक्फ बोर्ड है
ये हमारे देश में एक वक्फ एक्ट है और ये जो एक्ट है ये वक्फ बोर्ड को बहुत ज्यादा पावर देता है। अगर हम बहुत ज्यादा पावर की बात देखें या किस सेंस में ये पावर देता है तो उसको हम समझते हैं। तो हमारे देखिएगा जो एक वक्फ एक्ट है, ये वक्फ एक्ट है 1995 का। अब इसको हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे। वक्फ एक्ट 1995 का है और ये वक्फ बोर्ड को ये पावर देता है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को, अब अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी को ये कहता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है तो वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की मानी जाएगी। दिस इज द लॉ सो फार, ठीक है। अब जिसका कॉन्सिक्वेंसेस ये हुआ कि वक्फ बोर्ड के पास भारत में आर्मी के बाद और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास है, ठीक है। अगर हम देखें तो इसके पास 8.7 लाख प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। और जो कि ये 8.7 लाख प्रॉपर्टीज हैं इसमें 9.4 लाख एकड़ एरिया कवर होता है भारत का। यानी कि डिफेंस के बाद और रेलवे के बाद सबसे अगर ज्यादा प्रॉपर्टी किसी बॉडी के पास है तो दिस इज द वक्फ बोर्ड। अब पॉइंट यहां पर यह है, सरकार इसमें, पार्लियामेंट इसमें कुछ अमेंडमेंट ला रही है। और अमेंडमेंट क्या ला रही है? तो पहला पॉइंट ये है कि इट प्रपोजेस इंक्लूजन ऑफ 2 मुस्लिम वुमेन। तो अब वक्फ बोर्ड में क्या होंगी? 2 मुस्लिम महिलाएं भी होंगी और 2 नॉन मुस्लिम मेंबर भी इस बोर्ड में शामिल किए जाएंगे। तो एक तो इंपॉर्टेंट हाईलाइट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो सेक्शन 40 था जो कि वक्फ बोर्ड को ये अलाउ करता था कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी डिक्लेयर कर सकता था, उसको अब हटा दिया गया है। एंड इंट्रोड्यूस ए न्यू सेक्शन टू प्रिवेंट रॉन्गफुल डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉपर्टी एज वक्फ। तो यहां पर पहले वक्फ बोर्ड के पास ये पावर होती थी कि वो किसी की भी प्रॉपर्टी को या किसी भी प्रॉपर्टी को एज ए वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता था। तो अब इस सेक्शन को हटा दिया गया है। दूसरा पॉइंट क्या है कि पहले फाइनल डिसीजन किसका होता था? ये एक वक्फ ट्राइब्यूनल होता था और ये वक्फ ट्राइब्यूनल फाइनल डिसीजन लेता था कि मान लिया किसी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड ने ये कहा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, तो मैटर कहां जाएगा? ये डिसीजन लेगा वक्फ ट्राइब्यूनल और इसका डिसीजन फाइनल हुआ करता था। और अगर जो डिसीजन इसने ले लिया तो उसके खिलाफ आप किसी भी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी इसमें चेंज क्या हो रहा है? इस वक्फ ट्राइब्यूनल को हटाकर इसके प्लेस पर लाया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो अब यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक आर्बिट्रेटर के रूप में काम करेगा और वो फाइनली डिसाइड करेगा कि वेदर अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द वक्फ बोर्ड और इट बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इसका कुछ देखते हैं। इसका सेक्शन 40 को ऑमिट कर दिया गया है। दिस रिलेट टू द बोर्ड्स पावर टू डिसाइड इफ प्रॉपर्टी इज वक्फ प्रॉपर्टी। तो जैसा हमने आपको बताया कि इसको सेक्शन 40 को हटा दिया गया है। नाउ अब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड एज वक्फ प्रॉपर्टी विल नॉट बी कंसिडर्ड वक्फ प्रॉपर्टी। यानी कि जिन भारत सरकार की प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया था, अब उन प्रॉपर्टी को एज ए वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। अब इसका जो कुछ मुस्लिम बोर्ड्स हैं या मुस्लिम से संबंधित कमीशंस हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। एंड दे हैव given warning that if this bill will be passed by the parliament, then they will approach to the Honorable Supreme Court. So if they go to the Honorable Supreme Court, then Honorable Supreme Court will decide the validity of this law or this amendment made by the parliament. Our next news is regarding High Court questions ED on its plea to cancel Kejriwal's bail. तो जैसा आप जानते हैं कि मिस्टर केजरीवाल को पहले लिकर पॉलिसी के केस में अरेस्ट किया गया और फिर सीबीआई ने एक दूसरा केस लगाकर उनको अरेस्ट कर लिया। अभी क्या है कि जब लिकर पॉलिसी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मिस्टर केजरीवाल को इंटरिम बेल दे दी कि जब तक ये केस फाइनल डिसाइड नहीं होगा तब तक मिस्टर केजरीवाल बेल पर रहेंगे। लेकिन सीबीआई ने फिर उन पर एक दूसरा केस लगा के फिर से उनको अरेस्ट कर लिया। अब फिर से मामला मिस्टर केजरीवाल की बेल का जो है कहाँ चल रहा है? ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। तो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने
ईडी से यह पूछा है कि भाई अगर हम इनको बेल देते हैं तो क्या आप फिर दोबारा से इनको किसी नए केस में तो अरेस्ट नहीं कर लेंगे। अब हम समझते हैं कि किसी नए केस में कैसे अरेस्ट किया जाता है या उसका लीगल प्रोविजन क्या होता है। देखिए, जब आप कोई भी अपराध होता है तो हर अपराध अपने आप में एक सेपरेट ऑफेंस होता है, ठीक है। और बेल जो मिलती है किसी भी अपराधी को वो एक पर्टिकुलर ऑफेंस में मिलती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझे, सपोज एक पर्सन ने 3 ऑफेंस करे हैं। He has committed 1 offense of murder, 2nd robbery और 3rd theft। अब यहाँ पर उसको तीनों ऑफेंसेस में सेपरेटली बेल लेनी पड़ेगी। अब अगर उसको मर्डर में बेल मिल गई और उसको डकैती में बेल नहीं मिली तो वो फिर जेल में ही रहेगा। तो इसी पॉइंट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उससे पूछा है कि भाई अगर हम इनको बेल देते हैं तो आप किसी दूसरे केस में इसको फिर से तो अरेस्ट इनको नहीं कर लेंगे। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। तो डिक्लेयर वायनाड लैंडस्लाइड नेशनल डिजास्टर सेज राहुल। तो मिस्टर राहुल जो है, राहुल गांधी, वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी है हमारी पार्लियामेंट में। उन्होंने पार्लियामेंट से ये डिमांड करी है कि जो वायनाड में वो हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है जिसकी वजह से अराउंड 300 लोग जो है मारे गए हैं, उन्होंने ये काइंड ऑफ डिमांड करी है पार्लियामेंट से कि इस ट्रेजेडी को एज ए नेशनल डिजास्टर वो किया जाए, डिक्लेयर किया जाए। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? जब ये ट्रेजेडी एज ए नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर कर दी जाएगी सरकार के द्वारा तो उनको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट्स मिलेगा ताकि वो वहां पर रिकंस्ट्रक्शन करा सकें और कुछ ऐसी बिल्डिंग्स बना सकें जो कि वहां से फिर से इस तरह की लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम ना हो। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज एंड दिस नेक्स्ट न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोर्ट शिफ्ट द टाइड ऑन स्ट्रे डॉग पॉलिसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और केस का नाम है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस पीपल फॉर एलिमिनेशन ऑफ स्ट्रे ट्रैवल्स एंड अदर्स, AWBI वर्सेस पेस्ट। क्या हुआ है? यहां पर एक बहुत दिनों से कंट्रोवर्सी चली आ रही थी और वो कंट्रोवर्सी क्या थी कि देखिए, स्टेट और म्युनिसिपल लॉ जो हैं वो अलाउ करते हैं किसको, कि स्ट्रे डॉग को मारा जा सकता है, उनकी कलिंग की जा सकती है, ठीक है। और क्योंकि स्ट्रे डॉग से क्या है, एज पर द म्युनिसिपलिटी और स्टेट बोर्ड, उनके कंसर्न क्या है कि देखिए जितने ज्यादा हमारे देश में स्ट्रे डॉग्स होते हैं तो उनसे रेबीज फैलने का खतरा होता है और उनसे लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लोगों को वो काटते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये 2 कानून ये राइट देते हैं एमसीडी को और कंसर्न म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कि स्ट्रे डॉग को मारा जा सकता है, ठीक है, और उनको एलिमिनेट किया जा सकता है। लेकिन वहीं पर दूसरा कानून हमारा ये है, एक कानून है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल एक्ट। अब पॉइंट ये है कि ये जो कानून है पीसीए एक्ट 1960 और एबीसी रूल्स, ये दोनों मारने को रोकते हैं। ये कहते हैं कि भाई आप किसी भी एनिमल को मार नहीं सकते और ये अगर आप किसी एनिमल की जान ले रहे हैं तो ऑब्वियसली यू आर कमिटिंग क्रुएलिटी विद दैट एनिमल। अब यहां पर इन दोनों कानूनों में क्या था? इन दोनों कानूनों में था कॉन्ट्राडिक्शन और इस कॉन्ट्राडिक्शन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने काफी दिन के बाद रिजॉल्व किया है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून में क्या कहा है? इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन में ये कहा है कि आप जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको मारना कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, और आप इस तरह से एक्शन लीजिए कि उनको मारा भी ना जाए और उनसे होने वाली सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं वो भी कम हो जाए या मिनिमाइज हो जाए। तो उन्होंने कहा है कि इसका साइंटिफिक बेसिस पे उनका स्टरलाइजेशन कराया जाना चाहिए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमें जो लिविंग क्रिएचर हैं उनके प्रति कंपैशन रखना चाहिए, दया रखना चाहिए, क्योंकि ये हम सभी सिटीजन ऑफ इंडिया की एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है। तो अगर आप देखेंगे आर्टिकल 15(1)(g) में, तो ये हमारी सबकी फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि हम उनके खिलाफ क्या उनके फेवर में क्या रखें, कंपैशन रखें, यानी कि उन पर दया रखें। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसका रेफरेंस दिया है। Court held the central law as the governing law, prohibiting the killing of stray dogs by the local authorities. तो कोर्ट ने कहा है
कि जो सेंट्रल लॉ है, मतलब लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट है, ये मेन गवर्निंग लॉ है। अब अगर ऐसा ऑनरेबल कोर्ट ने क्यों कहा है, तो देखिए एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी। डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी क्या होता है, ये आर्टिकल 254 में हमने आप लोगों को बताया भी था। तो आर्टिकल 254 ये कहता है कि इफ देयर इज अ conflict between the two laws, law made by the state legislature and the law made by the parliament on a particular subject, then the law made by the parliament will prevail। तो उसके रेफरेंस में ऑनरेबल कोर्ट ने ये इंटरप्रिटेशन दी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। लोकसभा passes फाइनेंस बिल अमेंड प्रोविजंस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। अब देखिए पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है और उसने क्या किया है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किस पे लगता है, ये लगता है हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज पर। तो पहले ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता था इसमें इंडेक्सेशन होता था। ओरिजिनली द प्रपोजल इंक्लूड द रिमूविंग द इंडेक्सेशन बेनिफिट एंड लोअरिंग द LTCG टैक्स रेट फ्रॉम 20% टू द 12.5%। अब देखिए क्या है कि यहां पर जो कंसर्न पर्सन है उस पर गवर्नमेंट ने छोड़ दिया है कि या तो आप नए टैक्स रिजीम में इसका बेनिफिट ले। अगर आप नए टैक्स रिजीम में लेते हैं तो इंडेक्सेशन नहीं होगा, लेकिन टैक्स आपको थोड़ा सा वो देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। और अगर आप पुराने रिजीम में लेते हैं तो इंडेक्सेशन होगा और टैक्स आपको थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर जो देखने को मिल रहा है, जो एज पर द व्यूज ऑफ द फाइनेंशियल एक्सपर्ट लोग और CA लोग, उनका मानना यह है कि इंडेक्सेशन से अगर हम इसको भरते हैं, ITR भरते हैं, तो उससे कंपैरेटिवली थोड़ा बेनिफिट ज्यादा होता है। तो यहां पर गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है कि वो किसी भी रिजीम को चूज कर सकते हैं। Now we come to next news. Supreme Court post PMLA judgment review to August 28. Ask if it's a appeal in discuss। तो देखिए क्या है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है हमारे देश का, जो कि किसको पावर देता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बहुत ज्यादा पावर देता है। और ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को क्या पावर देता है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को अगर ये लगता है कि किसी पर्सन ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अगेंस्ट कोई ऑफेंस किया है, तो उसके पास ED के पास पावर है कि वो उस पर्सन को वो अरेस्ट कर लेगी। अब जब उसको अरेस्ट कर लेगी तो जनरल रूल ये होता है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो कंसर्न्ड एजेंसी पर होता है। मान लिया अगर किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस करा है तो उसका बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, पुलिस पर होगा कि दिस पर्सन हैज कमिटेड ऑफेंस। लेकिन यहां पर जो PMLA है वो बर्डन ऑफ प्रूफ अपोजिट है, यानी कि अगर रीजनेबल एप्रीहेंशन है ED को कि किसी पर्सन ने इस कानून में ऑफेंस किया है, तो ED उस पर्सन को अरेस्ट कर लेगी और उस बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन पर होगा अगर वो बेल लेना चाहता है कि उसने ऑफेंस नहीं किया या वो एक इनोसेंट पर्सन है। दूसरी कंडीशन बेल की ये है कि वो उसको ये अंडरटेकिंग भी देनी पड़ेगी कि वो इस तरह का ऑफेंस बेल पर होने के बाद नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट ये है कि उस पर्सन के पास, जो पेटिशनर है, उसके पास के एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की भी एक्सेस उसको नहीं है। तो यहां पर वो अपनी डिफेंस कैसे प्रिपेयर कर पाएगा, यानी कि देखिएगा जो एलिगेशन ED किसी पर्सन के खिलाफ लगाती है, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि दोनों पार्टी को सुनो और दोनों पार्टी के पास ये राइट होना चाहिए कि वो अपनी डिफेंस प्रॉपर वे में प्रोड्यूस कर पाए। लेकिन अगर उसके पास ये इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि उसके खिलाफ कौन कौन से एलिगेशन लगाए हैं, तो यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है कि वो पर्सन अपनी डिफेंस कैसे करेगा। तो इसी बात को चैलेंज करने के लिए पहले ED की इस पावर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया था, लेकिन दोबारा से इसको रिव्यू पिटीशन इसमें डाली गई है। तो यहां पर ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा है कि कहीं आप रिव्यू के नाम पर अपील में तो नहीं जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट। तो यहां पर ऑनरेबल कोर्ट फिर से इसका रिव्यू करेंगे कि वेदर दिस पावर इज आर्बिट्रेरी इन एनी मैनर, और क्या इस पावर को कम किया जाना चाहिए या फिर जो एक्यूज्ड पर्सन है उसको ECIR और अदर डॉक्यूमेंट की एक्सेस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए।
Now we come to next news, and it is Chandrayaan 3 team ex IISc director wins top science award. देखिए यहां पर जो हमारी भारत सरकार है उसने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अनाउंस किया है। एक नया तरह का पुरस्कार है ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, ठीक है। ये 2033 अवार्ड्स विल बी प्रेजेंटेड ऑन अगस्त 23। तो ऐसे 23 अवार्ड जो हैं दिए जाएंगे, और 23 अगस्त को क्या है, नेशनल स्पोर्ट डे है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। एग्जामिनर में आस्क द क्वेश्चंस व्हेन द नेशनल स्पोर्ट डे इज सेलिब्रेटेड, सो इट विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 23 अगस्त। अब हम इसके अदर एस्पेक्ट देखते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये अवार्ड इंट्रोड्यूस किए हैं, और इसमें ये 4 प्रकार के अवार्ड हैं। पहला अवार्ड है विज्ञान रत्ना। तो ये विज्ञान रत्ना के 3 अवार्ड दिए जाएंगे, अप टू 3 अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये विज्ञान रत्न अवार्ड उस पर्सन को दिए जाएंगे जिन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। दूसरा है हमारा विज्ञान श्री। ऐसे 25 अवार्ड दिए जाएंगे डिस्टिंग्विश्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द वेरियस साइंटिफिक फील्ड, यानी कि ऐसे लोगों को जिनका डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन रहा है साइंस के फील्ड में। थर्ड है हमारा विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। ऐसे 25 अवार्ड दिए जाएंगे फॉर यंग साइंटिस्ट हु हैव मेड एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशंस। थर्ड है हमारा विज्ञान टीम। फोर्थ है हमारा विज्ञान टीम, और ये विज्ञान टीम के 3 अवार्ड दिए जाएंगे फॉर टीम ऑफ 3 और मोर साइंटिस्ट रिसर्चर्स इनोवेटर्स फॉर एक्सेप्शनल टीम कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो मतलब अगर किसी टीम ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैटर में, तो ऐसी 3 टीम को ऐसे अवार्ड्स मिलेंगे। अब हम आते हैं इस पे आगे। नोटेड बायोकेमिस्ट एंड फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जी पद्मनाभन was announced with as the winner of विज्ञान रत्न। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। विज्ञान रत्न का जो अवार्ड है वो इस बार मिलेगा जी पद्मनाभन जी को, ये आप याद कर लेंगे, ठीक है। कौन सा अवार्ड मिलेगा इनको, विज्ञान रत्न का अवार्ड मिलेगा। So dear students, I have discussed all the important news of today's newspaper. I will come again with more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.